स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद कासिम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोटाइड। इससे पहले मैं न्यूक्लिक एसिड आपके लिए अपलोड कर चुका हूं, प्लीज उस वीडियो को देखें। इसके बाद आप न्यूक्लियोटाइड को देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समझ आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूक्लियोटाइड के हवाले से डिफिनीशन करता हूं कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। आपके ज़हन में बहुत सारे क्वेश्चन न्यूक्लियोटाइड के मुतालिक होंगे। इंशाअल्लाह मैं आज आपको न्यूक्लियोटाइड के सारे क्वेश्चन, आपके सारे कंफ्यूजन इंशाअल्लाह दूर कर दूंगा। आप सिर्फ 10 मिनट तक मेरे साथ रहे। न्यूक्लियोटाइड क्या है? द मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लिक एसिड की यूनिट या मोनोमर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। मैं आपके साथ मोनोमर आपको बताने जा रहा हूं। मिसाल के तौर पर ये एक मोनोमर है एडेनिन, और फिर इसके साथ है गुआनिन, और फिर इसके साथ है थायामीन, और फिर इसके साथ है साइटोसिन। अब ये सारे ये 4 मोनोमर है। अब हर मोनोमर को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। हर इकाई को, ये न्यूक्लिक एसिड की यूनिट को हम कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड की यूनिट को, आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि स्मॉल यूनिट पे मुश्तमिल है, और उस स्मॉल यूनिट को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। अब हर न्यूक्लियोटाइड को ये मोनोमर है, ये मोनोमर है, ये मोनोमर है, ये मोनोमर है। डियर स्टूडेंट, ये सारे पॉलीमर है, ठीक है ना। लेकिन अलग अलग जब हम इसको कहेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? मोनोमर, ठीक है ना। मानो का मतलब है एक, मर का मतलब है बॉडी, एक बॉडी, दूसरी बॉडी, तीसरी बॉडी, चौथी बॉडी। क्लियर? तो ये तो हो गया डिफिनीशन इसका। अब ये आगे जा रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड, अब मोनोमर तो ये तो हमें पता चल गया, पहचान तो हो गई है कि भाई एक यूनिट है न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लियोटाइड। अब इसके अंदर 3 कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट है पेंटोज शुगर, दूसरा कंपोनेंट है फास्फेट जो कि कॉमन है, डीएनए में भी है, आरएनए में भी है, और तीसरा कंपोनेंट हमारे साथ हो गया है क्या? रिंग कंटेनिंग, यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो उसको हम क्या कहते हैं? बेस, ठीक है जी। बेस इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस नाइट्रोजन के साथ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बॉन्ड नहीं बनाते, यानी अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉनों की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको कहा जाता है बेस। क्लियर? ये बेस डीएनए में, आरएनए में पेयर की शक्ल में होंगे। इंशाल्लाह विद स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको फिर बेस पेयर का भी पता चलेगा। तो मैं शुरू करता हूं पहले कंपोनेंट को, ये आपके सामने बनाने जा रहा हूं। पहला कंपोनेंट हमारे साथ है पेंटोज शुगर, यानी 5 कार्बन शुगर। 5 कार्बन शुगर तो जी बनाने जा रहा हूं, देखते जाइए। सबसे पहले मैंने O कर लिया, ये जी एक कार्बन यहां पर आ गया, और ये दूसरा कार्बन आ गया। इस दूसरे कार्बन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने भूलना नहीं है। और ये तीसरा कार्बन आ गया, और ये चौथा कार्बन आ गया, ठीक है। चौथा कार्बन यहां पर, और 5वां कार्बन यहां पर। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेंटोज शुगर। याद रखिए कि पेंटोज शुगर डीएनए में, जब हम पेंटोज शुगर को कहते हैं तो उसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोस। क्यों डीऑक्सीराइबोस कहते हैं? आपको जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये आप देख सकते हो कि कार्बन नंबर 2 पर एक ऑक्सीजन मिस है यहां पर, और बाकी हर जगह पर अपना अपना कंपाउंड। ये देखो, अब ये यहां पर आपको मैं एक दूसरा मार्कर आपके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 5 है, ये 4 है और ये 5 है। इस कार्बन को आप यहां पर देखें, कार्बन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है पेंटोज शुगर में, इसको आपने देखना है। यहां पर O मिस है, बाकी यहां पर देखो कार्बन नंबर 1 में O यहां पर है, ठीक है। कार्बन नंबर 3 में O यहां पर है, कार्बन नंबर 4 में O यहां पर है,
5 में O यहां पर है, यहां पर एक O मिस है, इसलिए इसको कहा जाता है डीऑक्सी राइबोस। यानी इस पेंटोज शुगर को फिर हम क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबोस। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इस तरह होगा C5H10O4। अब देखो 1 2 3 4, समझ गए। अब आरएनए के केस में, अगर आप आरएनए के केस में इसी पेंटोज शुगर को मैं आपके लिए बनाऊं, तो फिर आरएनए के केस में क्या होगा जी, आरएनए के केस में क्या होगा, आरएनए के केस में ये मैं कार्बन कार्बन कार्बन, आरएनए के केस में जी OH H, मैं आपको इसी तरह बना रहा हूं HOH HOH HOH। अब यहां पर देखो आरएनए के केस में आपको नजर आ रहा है ये सारे O मौजूद है, ये भी ये भी ये भी ये भी, हर एक कार्बन के साथ O मौजूद है। तो वहां पर हम पेंटोज शुगर को क्या कहेंगे, राइबोस। ठीक है। और यही वो डिफरेंस है डीएनए और आरएनए के दरमियान कि इस पेंटोज शुगर में एक ऑक्सीजन कमी की वजह से इसको डीएनए कहा जाता है और इसको आरएनए कहा जाता है। क्लियर क्लियर क्लियर, गुड। मॉलिक्यूलर फार्मूला अब इसका क्या होगा, क्या होगा, C5H10O5। राइबोस ये आरएनए की सूरत है, आरएनए, और ये क्या है, डीएनए की सूरत है। अब हर न्यूक्लियोटाइड में ये पेंटोज शुगर मौजूद है, हर न्यूक्लियोटाइड में, जहां पर न्यूक्लियोटाइड होगा आपके साथ पेंटोज शुगर होगा। लेकिन डीएनए की सूरत में यहां पर O मिस है और आरएनए की सूरत में O मिस नहीं है, तो इसलिए डीएनए की पेंटोज शुगर को हम डीऑक्सीराइबोस कहेंगे। डी का मतलब है नहीं है, रिमूव, ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन, और यहां पर ऑक्सीजन है तो हम डी नहीं लिखते और नहीं ऑक्सीजन का जिक्र करते हैं। क्लियर क्लियर, गुड। अब इसके बाद दूसरे कंपोनेंट हमारे साथ, न्यूक्लियोटाइड का दूसरा कंपोनेंट, यानी हम इस वीडियो में ये न्यूक्लियोटाइड को समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड का जो यूनिट है न्यूक्लियोटाइड आखिर क्या बला है। ठीक है ना, क्लियर। तो जी, तो दूसरा हमारे साथ है फास्फेट। फास्फेट का मतलब है, फास्फेट का मतलब है जी, याद रखिए, फास्फेट का मतलब है फास्फोरिक एसिड। फास्फेट का क्या मतलब है, फास्फोरिक एसिड। याद रखिए कि ये फास्फोरिक एसिड कॉमन है, डीएनए में भी है, आरएनए में भी है, और इस वजह से डीएनए का, इस डीएनए भी एसिटिक प्रॉपर्टी है और आरएनए का प्रॉपर्टी भी एसिटिक है। ठीक है ना, डीएनए और आरएनए दोनों की प्रॉपर्टी इस फास्फोरिक एसिड की वजह से है और दोनों में मौजूद है फास्फोरिक एसिड। क्लियर। फास्फोरिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है, एक ऑर्गेनिक एसिड है। अब जी क्या करते हैं, इस ऑर्गेनिक एसिड की वजह से इस डीएनए का चार्ज भी नेगेटिव हो जाता है। आपको पता है कि डीएनए के अंदर कौन सा चार्ज है, ठीक है ना, तो नेगेटिव, नेगेटिव, आरएनए की भी नेगेटिव। तो जी, तो फास्फोरिक एसिड अटैच होगा एक जगह पर, वो बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको यहां पर बजी कार्बन नंबर 5 में कार्बन नंबर 5 में, बल्कि आप इस तरह लगाए, ये देखो फास्फेट अटैच हो गया। क्लियर, ठीक है ना, ये फास्फेट अटैच हो गया। या अब अगर आप इस तरह भी लगाना चाहते हैं, अब देखो ये वो हो गया, ये पी हो गया,
ये डबल बॉन्ड O हो गया, ये OH हो गया और ये भी HO हो गया। इस तरह ये फास्फेट है ये, ठीक है। ये दूसरा कंपोनेंट आपके साथ आ गया। ये पहला कंपोनेंट था और ये दूसरा कंपोनेंट है। क्लियर? ये ऑक्सीजन आपको जो नजर आ रहा है ये ईस्टर लिंक है। ईस्टर लिंक, पहले वीडियो में मैं ईस्टर पे बहुत आपको समझा चुका हूं कि ईस्टर में एक एसिड और एक अल्कोहल के दरमियान जब बॉन्ड बनेगा तो अल्कोहल हाइड्रोजन को मिस करेगा और एसिटिक जो है वो हाइड्रोजन को मिस करेगा और अल्कोहल क्या है वो OH को मिस करेगा और दरमियान में O रह जाएगा। बहरहाल एसिटिक ये ईस्टर लिंक है। आपको ये लिंक नजर आ रहा है, ये न्यूक्लियोटाइड का दूसरा हिस्सा हो गया। तीसरा है जिसका बहुत बड़ा पार्ट है ए नाइट्रोजन कंटेनिंग। अब जी आरएनए की राइबोस को मैं मिटा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आज सिर्फ आप न्यूक्लियोटाइड पे समझे। ए नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग, ये रिंग, ठीक है ना, इस तरह का एक रिंग होगा जिसको हम कहते हैं बेस। अब इस बेस की, ये बेस, इसके दो क्लासेस होंगे। क्या होंगे? इस बेस की दो क्लासेस होंगे, क्लासेस, टू क्लासेस। एक क्लास का नाम होगा प्यूरिन और दूसरी क्लास का नाम होगा पायरामाइडिन। प्यूरिन हमेशा डबल रिंग होगा, डबल रिंग। नाइट्रोजीनियस बेस को प्यूरिन कहते हैं। सिंगल रिंग नाइट्रोजीनियस बेसिस को क्या कहेंगे? पायरामाइडिन कहेंगे। याद रखिए कि इसको बेस इसलिए कहते हैं, वीडियो के शुरू में भी बता चुका हूं कि इसमें अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते और इस अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए इसको बेस कहते हैं। जब ये दो हो तो इसको हम बेस पेयर कहते हैं। डीएनए और आरएनए में ये लफ्ज बहुत ज्यादा मशहूर है, बेस पेयर। इसमें इतना बेस पेयर है, इसमें इतना बेस पेयर है, ठीक है ना। जब प्यूरिन से एक न्यूक्लियोटाइड और पायरामाइडिन से दूसरा न्यूक्लियोटाइड एक पेयर की सूरत में आएगा तो उस पेयर को हम कहते हैं बेस पेयर, ठीक है ना। अब जी प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर किस तरह बनता है वो भी आपको समझाता हूं जी। प्यूरिन का डबल रिंग स्ट्रक्चर ये जी आपके सामने डबल रिंग स्ट्रक्चर जी, ये देखो डबल, ठीक है, एक और फिर ये हो गया डबल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर इसकी यहां पर याद रखिए कि यहां पर नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान साइक्लिक कंपाउंड होगा, साइक्लिक कंपाउंड होगा, ठीक है ना। एक डबल बॉन्ड यहां पर, एक डबल बॉन्ड यहां पर, एक डबल बॉन्ड यहां पर और एक डबल बॉन्ड यहां पर। आपको NH2 तो नजर आ रहा है ना। याद रखिए कि ऐसा डबल रिंग स्ट्रक्चर जिसमें आपको NH2 यहां पर नजर आए तो उस डबल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एडेनिन। क्या? एडेनिन। क्लियर? अब अगर आपको क्लियर, अब मैं जो आपको यहां पर ले जाने जा रहा हूं डबल स्ट्रक्चर, ये एडेनिन का तो समझ आ गए ना जी। आपको जी यहां पर दिखाने जा रहा हूं क्या है जी,
आपको यहां पर ओ नजर आ गया, डबल रिंग भी हो और वो ऊपर हो, तो फिर ये आपके साथ गवानीन होगा। गवानीन। अब जरा देख ले, नजर तो आ रहा है, गुड। गवानीन। मैं वीडियो चेक कर रहा था कि वो नजर आता है, ताकि बाज़ औक़ात फिर नजर नहीं आए। ये देखो, ये गवानीन है, इसमें भी इसी तरह के डबल बांड आपको नजर आएंगे, ठीक है ना। तो ये देखो डबल रिंग स्ट्रक्चर, ये देखो एडानीन और गवानीन आपके सामने नजर आ गया, ठीक है। ये हो गए डबल रिंग स्ट्रक्चर। अब जी इसके बाद इसको अब मैं मिटाने जा रहा हूं, क्योंकि जगह नहीं है बोर्ड पे। तो जी ये हो गए डबल रिंग स्ट्रक्चर। अब जी मैं आपको सिंगल रिंग स्ट्रक्चर आपको बताने जा रहा हूं। सिंगल रिंग, सिंगल रिंग, शाबाश जी। पायरामाइडीन का स्ट्रक्चर आपके सामने मैं सिंगल रिंग में, ये देखो, ये एक सिंगल रिंग है, ठीक है ना। और जी ये सिंगल रिंग है। अगर सिंगल रिंग में आपको NH2 अमीन ग्रुप नजर आ गया, यानी अगर डबल रिंग में आपको NH2 नजर आ रहा था तो वो एडानून था। लेकिन अगर आपको सिंगल ग्रुप में, ठीक है ना, सिंगल रिंग में पायरामाइडीन की अब बारी शुरू हो गई, तो जी यहां पर मैं लिखूंगा एडेनिन, गवानीन। वो सारे स्ट्रक्चर ड्रा हो चुके हैं जी। अब अगर पायरामाइडीन में आपको सिंगल स्ट्रक्चर नजर आ गया, सिंगल रिंग नजर, और यहां पर अमीन ग्रुप नजर आ गया, तो फिर इसका ये मतलब है कि ये कौन सा है, साइटोसीन। साइटोसीन। इसी तरह दूसरा बनाए। ये तकरीबन सारे अभी तक किसके हैं, DNA के हैं जी। अगर यहां पर O नजर आ गया आपको, ठीक है, डबल बॉन्ड O, तो फिर समझो कि ये तयामीन का स्ट्रक्चर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है ना। बाकी भी इसके साथ इधर उधर की चीजें होंगे, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर यहां पर आपको CH3 नजर आएगा, और यहां पर O नजर आएगा, यहां पर भी आपको O नजर आएगा। इसमें बहरहाल सारी चीजें हैं। तो तयामीन और साइटोसिन, ठीक है ना। पायरामाइडीन में और DNA की सूरत में आपको इस तरह के न्यूक्लियोटाइड सिंगल रिंग जब नजर आ जाए, ये आपने भूलना नहीं है, तो फिर आपने समझना है कि ये पायरामाइडीन है, ठीक है। तो यहां पर जी एक यूरिसल का स्ट्रक्चर भी यहां पर आपको RNA की सूरत में, वो भी सिंगल रिंग है, उसको मैं यहां बनाता हूं। यूरिसल के स्ट्रक्चर में, यूरिसल जी, यहां पर आपको O नजर आएगा, यहां पर भी आपको O नजर आएगा, लेकिन यहां पर आपको CH3 जब नजर न आए, तो मतलब ये है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये यूरिसल, यूरिसल का स्ट्रक्चर है, यूरिसल, ठीक है ना, यूरिसल। क्लियर। तो ये सारे सिंगल रिंग वाले हैं, और सिंगल रिंग वाले यानी स्मॉल स्ट्रक्चर को कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो साइक्लिक रिंग जब स्मॉल हो, तो उसको हम कहते हैं पायरामाइडीन। और डबल रिंग वाली भी आपने देख लिए। अब इसके साथ DNA की सूरत में कौन कौन से होंगे, साइटोसिन और तयामीन, CT मैं लिखता हूं, और ये RNA की सूरत में होगा यूरिसल। क्लियर। तो ये तीन कंपोनेंट इसके पूरे हो गए। क्लियर। अब वो बेस पेयर का जो फलसफा था, एक प्यूरिन से लोगे और एक पायरामाइडीन से लोगे, तो एक बेस पेयर मुकम्मल होगा। आपको अभी बताने जा रहा हूं। देखो, अब देखो, बेस पेयर इस तरह बनते हैं। प्यूरिन से A ले लो, एडेनिन, पायरामाइडीन से T ले लो, और दरमियान में डबल बॉन्ड, तो ये एक बेस पेयर हो गया। वो जो बेस पेयर का कंसेप्ट है। और जी प्यूरिन यानी डबल रिंग लार्जर स्ट्रक्चर से G ले लो, तो जी
पायरामाइडिन से डीएनए में सी ले लो और आरएनए में सी की जगह आरएनए में टी की जगह क्या होगा, यूरिसल होगा, यानी एडेनिन, अब आरएनए यूरिसल। क्लियर? तो ये देखो, ये सारे, ये भी बेस पेयर है, ये भी बेस पेयर है और ये आरएनए का बेस पेयर है। अब समझ में आ गया? कुछ ना कुछ तो समझ आ गया। क्लियर? अब जी ये नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग अगर डबल रिंग है तो प्यूरिन, एडेनिन और ग्वानिन, वो सब मैंने आपको दिखा दिए। और अगर सिंगल रिंग है, स्मॉल सर्कुलर रिंग, अब देखो ये ऐसा रिंग है जो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बनेगा। जब स्मॉल हो तो इसको सिंगल कहेंगे, जब लार्ज हो तो इसको डबल कहेंगे। ठीक है ना? और डबल रिंग तो नजर आ रहा है आपको, मैंने अभी दिखा दिया। अब जी हमने न्यूक्लियोटाइड पढ़ना था, फास्फेट अटैच कर चुके हैं, पेंटोज शुगर बना चुके हैं। अब हम आगे जा रहे हैं जी नाइट्रोजीनियस बेस। अब हमें मालूम हो गया कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायामीन और आरएनए की सूरत में यूरिसल, ये सारे नाइट्रोजीनियस बेस है। एक बेस को आपने यहां पर लगाना है, लेकिन कार्बन नंबर 1 के साथ आपने लगाना है, कार्बन नंबर 5 के साथ, पहली न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5, दूसरी न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3। ठीक है ना? तो कार्बन नंबर 1 के साथ जब मैं ए लगाता हूं, अब आपने मुझे ये बताना है कि इसको कौन सा न्यूक्लियोटाइड का नाम देंगे। कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब देंगे डियर स्टूडेंट। ठीक है ना? ए लगने से ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड बन गया, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना? अब सी लगाने से साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड, अब जी लगाने से ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना? टी लगाने से थायामीन न्यूक्लियोटाइड, अब जी यू लगाने से यूरिसल न्यूक्लियोटाइड। तो ये न्यूक्लियोटाइड आई थिंक आप समझ गए। अब मैं आपके सामने आपके इम्तिहान लेने के लिए कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, मैं यहां पर टी लिखता हूं, कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है कि इसको कौन से न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अगर आपने टी लिखा तो मैं समझूंगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपने टी नहीं लिखा तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है? यहां पर एक छोटी सी बात और भी मैं आपको बताता हूं, ये न्यूक्लियोटाइड है और एक दूसरा लफ्ज आता है, कौन सा, न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोटाइड था और एक दूसरा है न्यूक्लियोसाइड। नजर तो आ रहा है? न्यूक्लियोसाइड उस न्यूक्लिक एसिड की यूनिट को कहा जाता है जिसमें फास्फेट ग्रुप मौजूद न हो, तो उसको आप क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। मिसाल के तौर पर ये नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग भी मौजूद हो और ये पेंटोज शुगर भी मौजूद हो, लेकिन ये चीज न मौजूद ना हो, तो फिर आप क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जब ये मौजूद हो तो फिर क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। ये मौजूद ना हो तो फिर इसको आप क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। ये मौजूद हो तो फिर इसको आप क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? अब न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड तो आप नहीं भूलेंगे ना। गुड। अब जी हम आगे जाते हैं, टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? यहां तक तो क्लियर हो गया ना? गुड 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 जी। अब इन सब को मैं मिटाने जा रहा हूं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, शायद आपने मजे भी लिए हैं जी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइप। ये सारा मैं मिटा रहा हूं ताकि आपकी नजरों से ये खत्म हो जाए जी। टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, देखो पहली वीडियो लाजमी देखना है न्यूक्लिक एसिड का। टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये हमारे साथ क्या है, दूसरा चीज है। जब आप न्यूक्लियोटाइड पे समझ गए, आखिर में फिर मैं डीएनए पॉली न्यूक्लियोटाइड बनाऊंगा, आपने जाना नहीं है। टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड में 3 किस्म के न्यूक्लियोटाइड है हमारे साथ, 3 किस्म के। एक को कहते हैं मोनो न्यूक्लियोटाइड, दूसरी को कहते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड और तीसरी को कहते हैं पॉली
न्यूक्लियोटाइड। बड़ा ही आसान चीज है, अगर आप न्यूक्लियोटाइड पे समझ गए। अगर आप ये नहीं समझे तो बार बार वीडियो को पॉज करें और उसको देखें, ठीक है ना। बहुत न्यूक्लियोटाइड के बगैर आप कुछ नहीं है, ये बात याद रखें। मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड का वो किस्म है जिसमें सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड मौजूद हो, विच इज कंपोज्ड ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड। यानी इट इज द टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड मौजूद हो, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। ये हमेशा, ये न्यूक्लियोटाइड क्या है जी, ये हमेशा दूसरे मॉलिक्यूलों के साथ अटैच होता है, मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। दे एग्जिस्ट सिंगल, यानी ये से एक न्यूक्लियोटाइड होगा। अभी मैंने आपके साथ न्यूक्लियोटाइड की सारा स्ट्रक्चर बयान की है, या दूसरे मॉलिक्यूलों के साथ अटैच होगा। मिसाल के तौर पर AMP, एडेनिन मोनोफॉस्फेट, ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। एडेनिन डाइफॉस्फेट, ADP, ठीक है ना। और ATP, एडेनिन, एक न्यूक्लियोटाइड के साथ एक फास्फेट बांड। मिसाल के तौर पर देखो, ये देखो, जल्दी से बना लेता हूं ताकि आपको समझ भी आए। और ये देखो फास्फेट, एक फास्फेट, ये क्या है, AMP है। अब जी इसको क्या है, अब जी एक और फास्फेट लगाए, ये क्या हो गया, ये ADP हो गया। एक और फास्फेट लगाए, ये क्या हो गया, ATP हो गया। It is the type of nucleotide which is composed of single nucleotide, उसको फिर हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मोनोन्यूक्लियोटाइड। याद रखिए कि मोनोन्यूक्लियोटाइड ये फास्फेट है, ये इसके अंदर एक फास्फेट के अंदर 9 किलो कैलोरीज तवानाई है, ठीक है ना। ये जब इस तरह के मोनोन्यूक्लियोटाइड बन जाता है, ठीक है ना, तो फिर क्या है, फिर इसमें क्या होगा, फिर इसमें जी ये होगा कि तवानाई ये रिलीज करेगा। अब आते हैं दूसरा, डाइन्यूक्लियोटाइड। इट इज द टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच इज कंपोज्ड ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड। अब डाई का मतलब है 2, यानी ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसमें, ऐसा न्यूक्लियोटाइड की किस्म जिसमें 2 न्यूक्लियोटाइड मौजूद हो, ठीक है ना, सही है। अब 2 न्यूक्लियोटाइड जब मौजूद हो तो फिर क्या होगा, डाइन्यूक्लियोटाइड हमेशा हमेशा एक विटामिन के साथ अटैच होगा। विटामिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि सिंथेसाइज होते हैं प्लांट में और फिर ट्रांसफर होते हैं एनिमल की बॉडीज में। दे कैन नॉट सिंथेसाइज इन द बॉडी ऑफ एनिमल। तो उस न्यूक्लियोटाइड को हम कहते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड। इसको हम कोएंजाइम भी कहते हैं। इसका बड़ा ही खास फंक्शन है, मैं आपको बताने जा रहा हूं, बड़ा ही खास। मोनोन्यूक्लियोटाइड का फंक्शन है एनर्जी देना। देखो, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट एनर्जी बॉडी को देगा, फिर इसके बाद प्रोटीन देगा, फिर इसके बाद लिपिड देगा, फिर इसके बाद मोनोन्यूक्लियोटाइड देगा। अब ये डाइन्यूक्लियोटाइड जब 2 न्यूक्लियोटाइड मौजूद हो और इसके साथ कोई विटामिन अटैच हो तो उसको हम कहते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड, और इसका दूसरा नाम है कोएंजाइम। मिसाल के तौर पर NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, FAD, पिलवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, ये सारे डाइन्यूक्लियोटाइड हैं। याद रखिए, कोएंजाइम को इलेक्ट्रॉन कैरियर भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। कोएंजाइम का फंक्शन ये है कि ये हमेशा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। यानी पहले ये रिडक्शन करते हैं और फिर इसके बाद ऑक्सीडेशन करते हैं। पहले ये रिडक्शन, ठीक है ना, और फिर इसके बाद ऑक्सीडेशन। ये रिडक्शन NAD इलेक्ट्रॉन कैरियर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में,
ठीक है ना। तो कोएंजाइम का बेसिक फंक्शन क्या है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना और फिर इसके बाद उसको रिलीज करना, दूसरे मॉलिक्यूल को दे देना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपको पता है साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम B3, B1, A, इस तरह एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पहले रिड्यूस हो जाता है, फिर ऑक्सीडाइज हो जाता है, फिर रिड्यूस हो जाता है, फिर ऑक्सीडाइज हो जाता है। रिड्यूस का मतलब है एक्सेप्ट करना, ऑक्सीडाइज का मतलब है दे देना, लॉस कर लेना। क्लियर? क्लियर? तो इसको कहते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड। तीसरा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये ऐसे, इट इज द टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन विच मोर देन 2 न्यूक्लियोटाइड इज प्रेजेंट। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, हजारों की तादाद में भी हो सकते हैं। तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड को हम क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और इसका एग्जांपल तो आपको पता ही होगा, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इस पर इंशाल्लाह खूबसूरत वीडियो आपके लिए बनाऊंगा और आरएनए पर भी जबरदस्त वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो ये उसकी एग्जांपल है। तो इस टाइप के साथ न्यूक्लियोटाइड का टॉपिक खत्म हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूक्लियोटाइड कैसा, किस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर बनाता है, आरएनए का स्ट्रक्चर बनाता है, इंतजार कीजिए। इंशाल्लाह वीडियो के फीडबैक दें और इसके साथ लाइक भी करें। इसके साथ चैनल में नए हो तो लाजमी तौर पर सर कासिम के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों के साथ लाजमी क्या करना? शेयर करना है। क्वेश्चन भी आपने करने हैं। जो भी क्वेश्चन आपका डीएनए न्यूक्लियोटाइड के मुतालिक बनता है, क्वेश्चन तो बनता है ना, तो वो कर लेना है। थैंक यू। अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला हमें सेहत दे। इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। खुदा हाफिज।